विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है ई लेक्चर की श्रृंखला में। जैसा कि हम पिछले ई लेक्चर्स के अंदर अध्ययन कर चुके हैं, अप्लाइड फिजिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक्स हैं, तो हमने लास्ट ई लेक्चर तक इलास्टिक मॉड्यूलस एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस पार्ट को कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी कि प्रतिबल और विकृति के बीच यदि कोई ग्राफ खींचा जाए तो ये जो बनने वाला ग्राफ है उसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन या प्रतिबल विकृति आरेख बोलते हैं। द प्लॉट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यदि मैं स्ट्रेस को वाई एक्सिस पर रखते हुए प्लॉट करूं और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पर रखते हुए प्लॉट करूं, तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा उसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। एक टिपिकल मेटेलिक मटेरियल के लिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको दिखाया गया है। तो जब किसी मटेरियल के अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो मटेरियल के अंदर विकृति उत्पन्न होती है और विकृति के ही अनुरूप मटेरियल के अंदर प्रतिबल उत्पन्न होने लगता है। और जब बल का मान बढ़ाया जाता है, प्रतिबल का मान बढ़ता है, तो मटेरियल का जो बिहेवियर होता है वो विभिन्न प्रतिबल की अवस्थाओं पर भिन्न भिन्न प्रकार का जो रेस्पॉन्स होता है वो हमें देखने को मिलता है। और मटेरियल के बारे में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये मटेरियल किसी पर्टिकुलर लोड कंडीशन पर किस तरह का व्यवहार करेगा। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये इंजीनियरिंग मटेरियल का जो चयन होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। और जनरली जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करते हैं या विकृति और प्रतिबल को हम आरेखित करते हैं, तो जो मटेरियल है उसका एक स्पेसिफिक डायमेंशंस का एक स्पेसिफिक डायमेंशन का एक प्रतिदर्श सैंपल बनाया जाता है और उसको जो मशीन है जिसको हम यूटीएम भी बोलते हैं, उसके अंदर टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल लोड की अवस्था में उस मटेरियल को रखा जाता है और विकृति के अनुरूप जो प्रतिबल मटेरियल के अंदर उत्पन्न होता है उनको हम प्लॉट करते हैं। तो इस प्रकार बनने वाला कर्व प्रतिबल विकृति वक्र या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहलाता है। नाउ वी विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी कि प्रतिबल विकृति जो आरेख है उसकी सार्थकता क्या है, क्यों हम इस ग्राफ को बनाते हैं और इस ग्राफ को बनाने के बाद ऐसी कौन कौन सी विशिष्ट सूचनाएं हैं जो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की सहायता से प्राप्त हो सकती है। तो आइए इस सिग्निफिकेंस को हम डिस्कस करते हैं। With the help of stress strain curve, one can find out the behavior of a material under longitudinal force. अब लॉन्गिट्यूडनल जो फोर्स है इट मे बी ऑफ कंप्रेसिव टाइप और इट मे बी ऑफ टेंसाइल टाइप, बट जनरली जब हम बात करते हैं तो ये टेंसाइल लोड की ही कंडीशन के अंदर जनरली जो अधिकतर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाए जाते हैं वो टेंसाइल लोड के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। Now there are some specific change in the material which the material undergoes under force. These changes are as, अब जब मैं ये कोई भी पदार्थ को जब हम टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल लोडिंग की कंडीशन में रखते हैं, तो जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं तो हमें उस ग्राफ के ऊपर कुछ ऐसे लिमिटिंग पॉइंट्स मिलते हैं जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि वो मटेरियल किस तरह का बिहेव करेगा, कितना फोर्स, कितना लोड वो बियर कर सकता है, किस लिमिट तक ये इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, किस लिमिट तक ये प्रोपोर्शनल बिहेवियर शो करेगा, किस स्ट्रेस के बाद मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना चालू होगा। ये सारी कुछ
इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हैं इतने सारे जिनके बारे में जानकारी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है कि बाहर से लगाए गए एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स का वो मैक्सिमम वैल्यू, फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जहाँ तक मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, या फिर जिस तक मटेरियल पर बाह्य विरूपक बल हटा लें तो वह जो मटेरियल है वो अपनी पूर्व की आकार और आकृति में लौट कर आ सकता है। तो इस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और जब ग्राफ में हम देखते हैं तो दिस इज़ द लिमिट ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अंडर विच द मटेरियल एग्जिबिट इलास्टिक बिहेवियर। इसका मतलब यदि मैं इस मटेरियल की बात करूं और यहाँ पर हम जो ये बिंदु देख रहे हैं यहाँ पर, ये इलास्टिक पॉइंट है, और इस तक यदि मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देता हूँ तो मटेरियल अपनी पूर्व की आकृति और आकार को ग्रहण कर सकता है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट यानी कि समानुपाती सीमा। जस्ट बिलो द इलास्टिक लिमिट देयर इज ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बिलो विच द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड फॉर मोस्ट ऑफ मटेरियल्स E इज इक्वल टू P। मीन्स जब हम हुक्स लॉ पढ़ते हैं तो हमें हुक्स लॉ की जो डेफिनेशन है उससे पहले ये ज़रूर देखने को मिलेगा अंडर द इलास्टिक लिमिट, यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। लेकिन अगर हम बहुत ही प्रिसाइसली इस चीज़ को देखें इस ग्राफ के अंदर, तो प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। हालांकि अधिकतर मटेरियल के लिए ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करते हैं। तो जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वहाँ तक हुक्स लॉ परफेक्टली वैलिड रहता है, और मैथमेटिकली इट इज़ द स्ट्रेस इज़ परफेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब यहाँ तक जो प्रतिबल मटेरियल के अंदर उत्पन्न होता है वो विकृति के समानुपाती होता है परफेक्टली। ओके, तो यानी कि इस लिमिट के अंदर हुक्स लॉ आपका कंप्लीटली वैलिड रहेगा। हालांकि जो मोस्ट ऑफ मटेरियल जितने भी पदार्थ हैं उनमें अधिकतर पदार्थों के लिए इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट एक ही रहती हैं, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं हाँ जहाँ पर आप इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट को आप बहुत अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाएँ। तो इस तरह के मटेरियल भी प्रकृति में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यील्ड पॉइंट। अब जब आप इस ग्राफ के अंदर देखोगे तो यील्ड पॉइंट को यहाँ पर y पॉइंट से डिनोट किया हुआ है। तो ये जो y है इसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं पराभव बिंदु। तो ये वह बिंदु है, ये प्रतिबल की या बाहर से लगाए जाने वाले अपरूपण प्रतिबल की वह अधिकतम सीमा है, अधिकतम मान है उसका, जिसके पश्चात मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। तो इस बिंदु को हम बोलते हैं पराभव बिंदु या फिर यील्ड पॉइंट। फिर इसके बाद जो बिंदु आता है वो है, हाँ इस चीज़ को भी आप ध्यान दें कि जो अधिकतर पदार्थ हैं उनके लिए E और Y बहुत ही पास पास होते हैं। वी कैन नॉट डिस्टिंग्वाइज। कई पदार्थों के लिए ये अंतर करना बड़ा कठिन हो जाता है कि E और Y की जो वैल्यू है वो कहाँ पर है, क्योंकि ये कॉन्साइड भी कर जाते हैं और काफ़ी निकट होते हैं एक दूसरे के। तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन, ultimate tensile stress. This is the maximum stress that a material can bear. Beyond this limit, necking starts in the material. इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ के अंदर देखता हूँ यहाँ पर, तो जब लोड बढ़ाया जाता है तो मटेरियल के अंदर इस प्रकार से स्ट्रेस डेवलप होता है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो सकता है मटेरियल के अंदर। तो ये वह स्ट्रेस का मान है, वह प्रतिबल का अधिकतम मान है जो एक पदार्थ बियर कर सकता है। और यदि इससे ज़्यादा लोड लगा दिया जाए
इससे ज़्यादा यदि अपरूपण प्रतिबल या फिर हम अपरूपण बल या फिर हम बोलें डिफॉर्मिंग जो फोर्स है वो लगा दिया जाए, तो उसके बाद मटेरियल का जो एक नेकिंग प्रोसेस होती है मटेरियल के अंदर, वो होना चालू हो जाती है, जिसके कारण मटेरियल के एक विशिष्ट स्थान से काट क्षेत्रफल कम होने लगता है और अल्टीमेटली वो आगे जाकर टूट जाएगा। तो ये वह पॉइंट है जो ये हमें बताता है कि कोई पदार्थ मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम टेंसाइल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इतना अधिकतम प्रतिबल किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न हो सकता है। ये ग्राफ एक टिपिकल मेटेलिक मटेरियल के लिए है। अगर मैं विभिन्न पदार्थों के लिए ग्राफ खींचूं तो उनका जो ट्रेंड होगा वो कुछ कुछ अलग होगा, जिसकी हम आने वाले लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। तो ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा कि यह प्रतिबल का वह अधिकतम मान है जो एक पदार्थ सहन कर सकता है। इसके पश्चात जब हम बात करते हैं तो ब्रेकिंग पॉइंट लास्ट में आता है। व्हेन नेकिंग स्टार्ट्स इन द मटेरियल, द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट नेकिंग पॉइंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट द मटेरियल ब्रेक्स। दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेकिंग और रप्चर पॉइंट। इसका मतलब इस ग्राफ की सहायता से हम समझ सकते हैं कि इसके पश्चात यदि मटेरियल के अंदर बल लगाया जाए, मटेरियल के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाया जाए, तो अब मटेरियल के अंदर स्ट्रेस डेवलप होना तो कम हो जाएगी और विकृति ज़्यादा हो जाएगी। नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। नेकिंग स्टार्ट होने का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मटेरियल पतला होने लगता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने लगता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर वो मटेरियल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इस पॉइंट के बाद मटेरियल के ऊपर बल लगाने का कोई भी औचित्य नहीं है। यहाँ पर मटेरियल टूट जाता है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ रप्चर या रप्चर पॉइंट हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। हिंदी में इसको हम विभंजन बिंदु भी कहते हैं। तो ये इतने सारे जो परिवर्तन किसी पदार्थ के अंदर हो सकते हैं, टेंसाइल फोर्स जब अप्लाई करते हैं हम, उन सभी के बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त कर ली है। और ये हमें बताता है कि एक प्रतिबल विकृति आरेख कितना इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग के अंदर किसी पदार्थ के चयन के लिए। So one can find the reaction of a material under tensile force. This is the significance of stress strain curve. यानी जब हम किसी भी पदार्थ को किसी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं तो वो पदार्थ उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो फोर्स एक प्रेडिक्टेड जो फोर्स होता है कि इतना फोर्स कोई मटेरियल बियर कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए उसको एप्लीकेशन में यूज़ करने से पहले लैब टेस्टिंग की जाती है उस मटेरियल की, और उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसकी सहायता से हम ये सारी जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक जो लिमिट्स हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह मटेरियल उस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है अथवा नहीं। अगर सूटेबल है तो हमें जो हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन की कर्व है वहाँ से हमें जानकारी मिल जाएगी, तो हम इस पदार्थ को फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी हमें बताते हैं। और आप भी जब देखोगे तो किसी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कहीं भी कोई भी उपयोग हो रहा हो, वहाँ पर जब मटेरियल यूज़ किए जाते हैं तो उनकी सबसे पहले टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो टेस्टिंग अथॉरिटी है उससे, कि भाई ये मटेरियल इतना लोड बियर करने में सक्षम है। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं कि हाउ वी कैन मेक द आइडिया अबाउट द मटेरियल which is being or which is being proposed for a particular engineering application. तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की क्या एक सार्थकता है वो हमने
आज पढ़ ली है उसकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। आने वाले ई लेक्चर के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम फिर से लेक्चर तैयार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।